हेलो एवरीवन। आज हम भारत की नदियों के बारे में बताएंगे। एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहती है और हर पेपर में, हर एग्जाम में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन एग्जाम में इससे आने की संभावना सबसे ज़्यादा बनी होती है। ठीक है, तो ऐसा टॉपिक कौन सा है? आज भारत की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं मैप बना लेता हूँ। ऐसा मैप ठीक है। ठीक ठीक, ये मैप बना लेता हूँ और मैप बना लिया है। अब यहाँ से हम बात करेंगे नदियों के बारे में। ठीक है, तो क्या है, हेडिंग क्या है? भारत, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, भारत की नदियां। ठीक, भारत की नदियां एक ऐसा टॉपिक है जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और तो आज इसको देखते हैं बारी बारी करके। तो देखते हैं, तो सबसे पहले इनको हम दो भागों में बांट लेते हैं। दो भागों में बांटने का कारण क्या है कि ये पढ़ने में भी आसानी होगी और जो गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने जो इसका पार्टीशन किया है, जो इसका डिवाइडेशन किया है, उन्होंने भी इस प्रकार से किया है। ठीक है, तो दो प्रकार कौन कौन से होंगे? हिमालयी, हिमालयी नदियां। ठीक है, और दूसरा होगा जो प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयी नदियां उनको बोलेंगे जो हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, और प्रायद्वीपीय नदियां वो होंगी जो हमारे दक्षिण भारत में बहती हैं। ठीक है, जो प्रायद्वीप में बहती हैं। ठीक है, प्रायद्वीप भारत, यहां से प्रायद्वीपीय क्या है, दो भागों में भारत बटा हुआ है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। ठीक है, तो इसको हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। ठीक है, तो इस साइड जो नदियां बहेंगी वो होंगी प्रायद्वीपीय नदियां। और जो हिमालय, हिमालय यहां से लेकर के जम्मू कश्मीर के यहाँ पे है नंगा पर्वत, नामचा बरुआ पर्वत। ठीक है, नामचा बरुआ पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में नंगा पर्वत, यहां तक हिमालय का विस्तार है। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है, तो यहां से जितनी भी नदियां निकलती हैं, हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती हैं उनको बोलेंगे हिमालयी नदियां। और जितनी नदियां दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप से, यानी भारतीय प्रायद्वीप से निकलती हैं, उनको बोलेंगे प्रायद्वीपीय नदियां। अब इसमें भी दो पार्ट हो जाएंगे आपके, प्रायद्वीपीय नदियों के भी दो पार्ट हो जाएंगे। कौन? पश्चिम की ओर, पश्चिमी, पश्चिम की ओर बहने वाली और पूर्व की ओर बहने वाली, पूर्व की ओर बहने वाली। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली और पूर्व की ओर बहने वाली, ये प्रायद्वीपीय नदियों का हम क्या कर देंगे, डिवाइडेशन कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब इसके बाद इसको मैं रब करता हूं। ठीक है, तो अब सबसे पहले ऊपर से बात करेंगे हम हिमालयी पर्वत की नदियों के बारे में। ठीक है, तो यहां पे मानसरोवर,
मानसरोवर से एक नदी निकलती है जो भारत होते हुए, जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, मानसरोवर से निकलती है नदी, मानसरोवर से निकलते हुए जम्मू कश्मीर से होते हुए कहाँ जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है और यहाँ पे अरब सागर में मिल जाती है। कहाँ पे? अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, कहां से जाती है? मानसरोवर से निकलती है और अरब सागर में, पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। अरब सागर के किनारे पे यहाँ पे कराची है। ठीक है, कराची, जैसे हमारा भारत का जो आर्थिक राजधानी है वो मुंबई है, वैसे ही कराची का एक शहर है मेन, वो पाकिस्तान का एक शहर है कराची, जो मेन शहर है। जैसे भारत का मेन शहर मुंबई है, वैसा ही पाकिस्तान का मेन शहर कराची है, वो अरब सागर के किनारे है। ठीक है, यहां से होकर के कहां मिलती है? अरब सागर में मिलती है नदी। कौन सी नदी है? इसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी, ओके, सिंधु नदी। ठीक, मानसरोवर से होकर के एक जम्मू कश्मीर, फिर इसके बाद पाकिस्तान होते हुए ये अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, तो ये यहां पे बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और इस साइड अरब सागर। ठीक है, अरब सागर, यहां से मानसरोवर से एक नदी निकल गई है। अब इसके बाद यहीं से एक दूसरी नदी निकलती है, राकसताल। राकसताल एक, ठीक है, झील है, यहां से एक और नदी निकलती है जो है सतलुज नदी। सतलुज नदी ऐसी होती, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश से होते हुए निकल जाती है। ठीक है, इसके बाद यहां जम्मू कश्मीर में भी एक नदी निकलती है, कौन सी? झेलम। यहां से इसके बाद निकलती है चिनाब, फिर यहां से निकलती है रावी, फिर ब्यास। ठीक है, तो इनका क्रम है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास। ठीक है, ये 5 नदियां हैं। ठीक, और 5 नदियां मिलकर के सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, और सिंधु नदी में मिलने के बाद सिंधु नदी का पूरा जो जल है वो अरब सागर में मिल जाता है। ठीक है, नदियों का एक, जैसे इंसान का लक्ष्य होता है वैसा नदियों का भी एक लक्ष्य होता है। अब लक्ष्य कैसा लक्ष्य होता है? नदियां या तो अपने से बड़ी नदियों में मिलना चाहेंगी या किसी महासागर या सागर में मिलना चाहेंगी। तो इसी प्रकार से इन नदियों का भी एक उनका टारगेट होता है कि कहां तक जाना है। और नदियां हमेशा किस ओर बहती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। नदियों का जो प्रवाह होता है वो होता है क्या, ढलान से नीचे की ओर। ठीक है, तो जहां पे वो ढलान होगा, ठीक है, तो उसी ओर बहेगी कोई भी नदी है। ठीक है, जैसे बताना चाहूंगा मैं कि नदियों का कोई भी प्रवाह तंत्र है तो क्या होगा, उनका लेवल उस ओर से बहेगा जिस ओर उनका लेवल क्या होगा, हाई होगा, और जिस ओर उनका लेवल लो होगा यानी बिलो होगा, नीचे होगा, वहां उनका क्या लेवल, उस ओर वो बह रही होंगी। ठीक है, तो सिंधु नदी भी इसी प्रकार बहती है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में यहां पे लेह है। ठीक है, लेह होते हुए निकल जाती है। ठीक है, अब इसके बाद बात करें, यही मानसरोवर से एक और नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, असम होते हुए बांग्लादेश में आ जाती है। ठीक है, और बांग्लादेश में आ जाती है, इसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो। इसका एक प्रश्न बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को
तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उसको किस नाम से जाना जाता है, सांगपो नाम से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही प्रवेश करती है तो यहाँ पे उसको अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश होने से पहले इसको जाना जाता है दिहांग नाम से, दिहांग नाम से, ठीक है। सांगपो तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश होने से पहले ही इसको दिहांग नाम से जाना जाता है। जैसे ही नदी एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश भारत में तो इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और बंगाल की खाड़ी में, जैसे ही बंगाल की खाड़ी में आती है तो इसको क्या नाम से जाना जाता है, जमुना नाम से, ठीक है। ठीक, ये जाना जाता है इसको जमुना नाम से। अब इसके बाद यहां उत्तराखंड में गंगोत्री, ठीक है, या बोले गंगोत्री या गोमुख, ठीक है। तो गंगोत्री या गोमुख से एक नदी निकलती है जो उत्तराखंड से होते हुए, बिहार होते हुए और झारखंड में भी कुछ इसका पार्ट रहता है, बांग्लादेश होते हुए, वो सॉरी पश्चिम बंगाल होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में आ जाती है ये भी। तो जैसे ही बंगाल की खाड़ी में आती है तो इसको यहाँ पे एक नाम दिया जाता है, उसका नाम यहाँ पे रहता है पद्मा। कौन सा नाम रहता है, पद्मा, ठीक है। ये पद्मा नाम से जाना जाता है इसको कहां पे, जैसे ही भारत से बाहर निकलती है बंगाल की खाड़ी में आती है और बंगाल की खाड़ी में आते ही इसका नाम बदल जाता है क्या, पद्मा, ठीक है। पद्मा नाम इसका हो जाता है और ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है जमुना। जब पद्मा और जमुना दोनों नदी मिलती हैं, पद्मा और जमुना नदी जब दोनों मिलती हैं तो इसका नाम पड़ जाता है मेघना। क्या नाम पड़ जाता है इसका, मेघना, ठीक है। फिर से बताना चाहूंगा मैं, जब गंगा नदी कहां से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है उत्तराखंड से, और ये बिहार होते हुए, झारखंड होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए भारत से बाहर जैसे ही जाती है बंगाल की खाड़ी में आती है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में ना बोल करके यहाँ बांग्लादेश बोलेंगे अभी, ठीक है। बांग्लादेश में आएगी जैसे ही तो उसको बोलेंगे क्या, पद्मा। और इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही बांग्लादेश में आती है तो उसको बोला जाता है वहां पे जमुना। पद्मा और जमुना यहाँ पे मैं बनाता हूं इनका, पद्मा किसको बोला जा रहा है, पद्मा प्लस जमुना, ठीक है। ये दोनों मिलकर के बना रही हैं क्या, मेघना। मेघना नदी का नाम इन्हीं के दोनों के संयुक्त रूप से बनता है, ठीक है। तो मेघना कौन है, मेघना पद्मा और जमुना का मिश्रण है, ठीक है। तो दोनों नदी मिलकर के मेघना बनाती हैं। और एक कहा यहां पे बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं, कहां पे, ये बना रही है डेल्टा कहां पे, बांग्लादेश में, और कुछ भारत में भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनाती हैं, डेल्टा, और इस डेल्टा का नाम रहता है सुंदरबन। दोनों नदी मिलकर के बनाती हैं डेल्टा सुंदरबन, ठीक है। अब सुंदरबन क्यों बोला जाता है, तो सुंदरबन बोलने का कारण इसका ये रहता है कि ये मैंग्रोव वन, यहाँ पे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, वनस्पति पाई जाती है, मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। और मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, इस वनस्पति को सुंदरी नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सुंदरी नाम से। और सुंदरी के नाम के कारण ही इसको सुंदरबन बोला जाता है। सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, ठीक है। सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त रूप से मिलने के कारण बनता है, ठीक है। अब इसके बाद ये दोनों का हो गया। और एक और प्रश्न इसमें बनता है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी
एक नदी द्वीप बनाती है, ठीक है, नदी द्वीप बनाती है असम में, ब्रह्मपुत्र नदी। अब द्वीप किसको कहते हैं, ठीक है, नदी एक ऐसी नदी बह रही है ये, ठीक है, और इसके बहते हुए बीच में कुछ पार्ट बच जाता है भूमि का, ठीक है, बैटरी लो गई, ठीक है, तो भूमि का पार्ट एक बच जाता है बीच में, और दोनों साइड से नदी बह रही है, ठीक। अब इसको हम बोलेंगे, यहां से किनारा हो गया इसका, बीच में है भूमि का पार्ट और साइड से नदी बह रही है, बीच में भूमि का पार्ट है। अब इसको जो पार्ट बचा हुआ है उसको बोलते हैं द्वीप, ठीक है। तो ये नदी द्वीप है, ठीक है, पानी के चारों ओर घिरा, पानी से चारों ओर घिरा हुआ भूमि का वह भाग, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हम द्वीप बोलते हैं। तो ये नदी द्वीप है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा, ये भी प्रश्न बनता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। कहां पे बनाती है, असम में बनाती है, और इस द्वीप का नाम, नदी द्वीप का नाम है मांजुली द्वीप, ठीक है, मांजुली, मांजुली द्वीप, ठीक। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, मांजुली द्वीप, जो कौन सी नदी बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर है, और सिंधु नदी की बात करें तो 2880 किलोमीटर है। सतलुज, इसके बाद गंगा की बात करें, ये मेन है, 2525 किलोमीटर है, ठीक है। ये प्रश्न ज्यादा बनते हैं इनके, ठीक। इसके बाद यहां पे जैसे गंगोत्री से गंगा निकली है, उत्तराखंड से यमुनोत्री से यमुना निकलती है, वो प्रयागराज में जाकर के मिल जाती है किससे, गंगा से, ठीक है। तो यमुना की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है, सबसे बड़ी खासियत क्या है कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी के नाम से किसको जाना जाता है, यमुना को, ठीक है। यमुना नदी को जो कहां जाकर मिलती है, ये मिलती है प्रयागराज इलाहाबाद में, ठीक है। अब इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया है, उसका नाम भी हो गया क्या, प्रयाग, ठीक है। तो ये कहां कहां मिलती है ये सहायक नदी, यमुना, वो सॉरी, कहां पे, प्रयागराज में, ठीक है। और यमुना में दो नदी, बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं, लेकिन महत्वपूर्ण नदी हैं जो इसकी मिलती है, एक मिलती है यहां चंबल, और दूसरी नदी जो मिलती है इसमें बेतवा, जो दोनों मध्य प्रदेश से निकलती हैं, ठीक है, चंबल बेतवा। इसके बाद एक प्रश्न यहाँ पे बनता है, यहाँ पे अरावली पर्वत है, राजस्थान, अरावली पर्वत, ठीक है, अरावली पर्वत है। तो अरावली पर्वत से एक नदी निकलती है, और अरावली पर्वत को आप जानते होंगे कि ये, इसका विस्तार क्या है, दक्षिण से उत्तर की ओर है, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर है, और विश्व का सबसे पुराना पर्वत श्रेणियों में अरावली पर्वत आता है, ठीक है। और इसी से एक नदी निकलती है जिसका नाम रहता है लूनी नदी, लूनी नदी, ठीक है। लूनी नदी निकलती है जो कच्छ राजस्थान में, जो यहाँ राजस्थान में कच्छ में कहा मिलके ये लुप्त हो जाती है, कच्छ राजस्थान में लुप्त हो जाती है। तो एक प्रश्न ये बनता है, वह कौन सी ऐसी नदी है जो जिसका उद्गम होने के बाद कुछ आगे चलने के बाद विलुप्त हो जाती है, तो वो नदी है लूनी नदी, ठीक है। तो हमने सिंधु नदी देखा, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ठीक है, इतनी नदी हुई। अब इसके बाद फिर से इसको मैं रफ करता हूं।
ठीक है। तो यहां से थी सिंधु नदी, ठीक, यहां से है झेलम, चिनाब, रावी, रावी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, और यहाँ से सतलुज, यहाँ से थी ब्रह्मपुत्र, यहाँ से थी गंगा, यमुना, ठीक है। तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, इन 5 नदियों के बीच में एक समझौता हुआ, सिंधु नदी भी साथ में है, कि जो जिसको बोलते हैं सिंधु समझौता, सिंधु नदी समझौता या सिंधु समझौता 1960। जब कौन पीएम थे? तत्कालीन पीएम नेहरू जी, ओके, नेहरू, इनके समय पे एक समझौता हुआ जिसमें ये बोला गया कि सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक है। सिंधु, झेलम, चिनाब, इन 3 नदियों का पानी कौन? पाकिस्तान यूज करेगा। इसके बाद जो 3 नदियां यहां से बचती हैं, रावी, ब्यास और सतलुज, रावी, ब्यास, सतलुज, इन 3 नदियों का पानी भारत 80% यूज करेगा और बाकी 20% पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक है। ये समझौता हुआ। तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सिंधु नदी समझौता क्या है। तो 1960 में यह समझौता हुआ, और जब तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तत्कालीन प्रधानमंत्री जब थे जवाहरलाल नेहरू, इनके समय पे सिंधु नदी समझौता हुआ, और 1960 में समझौते में क्या बोला गया? सिंधु, झेलम, चिनाब, इन 3 नदियों का पानी 80% पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत यूज करेगा। इसके बाद बाकी 3 नदियां, रावी, ब्यास और सतलुज, इसका पानी 80% भारत यूज करेगा और बाकी 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। तो इस प्रकार से नदियों का आज मोटे मोटे तौर पे मैंने वर्णन किया है और सिंधु नदी समझौता भी बताया है। वैसे आगे वाली नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।